तो ओंकार करते हैं, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, पर्वतासन करके। एक्सेल, सांस पूरी तरह बाहर छोड़िए। शांत। विशाल विश्व, पूरा अंधेरा, सिर्फ मैं अस्तित्व महसूस कर रहा हूँ। और गंभीर ओंकार का गुंजन, मैंने किए हुए ओंकार का प्रतिध्वनि विश्व के हर कोने से, मेरे हर दिशाओं में, ऊपर नीचे पीछे, अंधेरा। मेरे हृदय स्थान पर, छाती के बीचों बीच एक दिया जलता है। और ये मेरा जो मंदिर है, जिसका आकार बिल्कुल मेरे शरीर जैसा है, वो पूरा स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। शांत, दिव्य प्रकाश। अपना फोकस पॉइंट, लक्ष्य का बिंदु अपने आगे बहुत दूर तक ले जाइए, जहाँ से अभी एक उस प्रकाश का एक सिर्फ बिंदु दिख रहा है। सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु, और विश्व के हर कोने से आने वाला गंभीर गुंजन। मैं धीरे धीरे उस प्रकाश के स्रोत के नजदीक जाता हूँ। थोड़ा आगे जैसे जाता हूँ वैसे वो स्रोत अधिक स्पष्ट दिखने लगता है, और ये अब मेरे हाथ के पंजे के साइज का दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट आकार दिख रहा है। वो मंदिर, दिव्य प्रकाश, जिसका आकार पद्मासनस्थ ध्यान मुद्रा जैसे। धीरे धीरे मैं उस दिव्य प्रकाशमान वस्तु की तरह खींचा जाता हूँ। जैसे मैं नज़दीक जाता हूँ, मेरा फोकस नज़दीक जाता है, यह आकार बड़ा होते हुए दिखता है। मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ जहाँ
उसका आकार बिल्कुल मेरे जैसे, जैसे कि बीच में आईना हो, लेकिन सिर्फ ये दिव्य प्रकाश से भरा हुआ आकार है। पीछे गुंजन तो चल ही रहा है ओंकार का। अब मेरा फोकस इस दिव्य मंदिर के राइट साइड में ऐसे गोल घूमते हुए साइड का व्यू दिख रहा है। फिर वही सर्कल में मेरा फोकस जाते हुए पीछे बैक व्यू और लेफ्ट में फिर एक बार साइड व्यू। कहीं से भी स्थिर, अचल, शांत। फिर मेरा फोकस सामने आ जाता है। मुझे मुद्रा स्पष्ट दिखती है, तो सिर्फ शांत ही नहीं, मुझे उस मुद्रा में आनंद दिखता है। आंखें बंद, स्थिर पद्मासन में मैं अचंभित हूँ कि ये बिल्कुल मंदिर मेरे आकार जैसे कैसे है। पूरा फोकस उस मंदिर, उसका शांत भाव, चेहरे के ऊपर का स्मित हास्य, पूरा समाधान, शांतता और सुख से भरा हुआ रूप, इस पर फोकस करता हूँ। पर साथ में वो ओंकार का ध्वनि भी सुनाई दे रहा है। सांस छोड़िए। ध्यान में रहे, ये सब क्रिया करते हुए मेरा मूल बंध लगा है। ये पहले एक ही बार सोचना है और मन से वो मूल बंध लगाना है। बीच बीच में जब भी हम बात कर रहे हैं, जब आपको ब्रेक मिलता है, तो फिर एक बार सोचना है कि मूल बंध लगा है कि नहीं। और ध्यान रहे कि ओंकार ये मूल बंध से आज्ञा, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, नीचे से ऊपर उसका वाइब्रेशन जाना चाहिए। आपने देखा होगा कभी मेरा ओम या कभी ओम ज़्यादा लोअर पिच में होता है, तो ये आप पिच वेरी कर सकते हो। हर एक का बेनिफिट अलग होगा और आपके लिए क्या सूट होता है। लेकिन इतना हल्का ओम ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं लोग कि ज़्यादा देर ओंकार चले, इसलिए ओम, तो उसमें इतना तो फोर्स होना चाहिए कि वो वाइब्रेशन महसूस हो। उतनी आवाज़ की उतनी फेक होनी चाहिए। ये जो है यहाँ पे मुझे वो वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हुए वो ऊपर जा रहा है।
सिर्फ 21 बार दोनों नासिका से आगे कपालभाति करेंगे ताकि आप आगे चल सकते हैं। पूरा छोड़िए। पूरा एक श्वास भरिए और एकदम धीरे से शांति का आनंद लेते हुए अब हम इस बार रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, बैक के रिलेटेड थोड़ा जानकारी लेंगे। तो उससे कितना इम्पोर्टेंट है बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का माउस खरीदा, वायर वाला, जिसको मेरे कंप्यूटर को मैं लगाता हूँ। एकदम बेस्ट, सबसे जो महंगा माउस था, और उसकी मैं बहुत अच्छी केयर लेता था। लेकिन वो जो वायर थी, कभी कभी मैं ड्रॉवर खोलते हुए बंद करते हुए ऐसे मुड़ जाती थी, कभी दब जाती थी। अब आज क्या हो रहा है कि मेरा माउस का कभी बटन चलता है, कभी नहीं चलता। मैं बोलता हूँ अरे ये क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो इतनी अच्छी केयर ली मेरे माउस की, क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो जो उसका कम्युनिकेशन जा रहा था, वो वायर कहीं पे दब गई और वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ गया, शॉर्ट हो गई होगी, कहीं कट गई होगी। तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, कि जहाँ पे ये कई सारे एक दूसरे को जुड़े हुए जॉइंट्स हैं, और जिसके बीच में एक हॉलो है, एक पाइप जैसे, जिसके थ्रू पूरी वायरिंग ब्रेन से जो शरीर के हर हिस्से तक जाती है, वहां से जाती है। तो क्या होता है कि हमारी पोस्चर कई बार गलत होती है, हम ऐसे बैठे रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सोफा पे बैठे हुए बच्चों का होता है, कि जहाँ पे आप ऐसे ऐसे मेरा पीठ का निचला हिस्सा, उसका कोई सपोर्ट नहीं है और ऐसे वो मुड़ा हुआ रहता है। तो ये बात सच है कि रीढ़ की हड्डी एकदम फ्लेक्सिबल है, उसको अब घूम सकती है, आगे पीछे साइड में मुड़ सकती है। लेकिन किसी एक तरह का प्रेशर फुल टाइम हो, जैसे समझो आप कार का डोर, आपके कार का दरवाजा, ये वजन तो ले सकता है, लेकिन उस पर रोज आप लटकने लगे तो दरवाजे में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो उसकी जो जॉइंट है वो कितना और कितनी देर तक वो सह सकता है, ये हम कह नहीं सकते। तो उसी तरह रीढ़ की हड्डी आप ऐसे मोड़ के रखे, उसी पे प्रेशर आए, तो उसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है, कायम स्वरूपी उसमें परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है। और वो ऐसे मुड़े का मुड़ा रहता है, वहाँ पे फिर कभी कभी अपनी कुछ जो वायर्स है जो ब्रेन से जा रही है, वो उसमें दब जाती है। वो दब जाती है तो वो जहाँ पे कनेक्ट करती है, वहाँ पे आपको एक तो सेंसेशन चला जाएगा, या फिर आपको वहाँ पे पेन होगा, या टिंगलिंग फीलिंग होगा। ये और वो पेन बहुत भयानक हो सकता है। वो इस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे कहाँ पे। फिर कई बार लोग बोलते हैं कि मैं पैर दबाता हूँ, वहाँ पे बाम लगाता हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम और कहीं पर है। तो उसको ठीक करने के लिए कई सारे पोस्चर्स होते हैं आसन योग में। और वो कैसे है कि जहाँ पे आपका प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ वो जगह को ठीक करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक आसन हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोगों को पीठ की तकलीफ होती है, फिर फिजियोथेरापिस्ट आते हैं और पीठ की कई सारे एक्सरसाइज कराते हैं। लेकिन हमको ये केयर लेनी है कि सिर्फ वो पार्ट को ट्रैक्शन मिले जो पार्ट बेंड हो चुका है और जहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर एक बार और एक पिक्चर शेयर करना चाहूँगा। ये कॉमन एक्सरसाइज है जो पेट के लिए, पेट के मसल्स के लिए और पेट कम करने के लिए पैर ऐसे ऊपर नीचे पूरा ऐसे पूरा ऊपर लेते हैं, नीचे करते हैं। अब देखो ये पिक्चर में जब ये पैर ऊपर उठाया जा रहा है, तो पूरे पैर का वजन इस जॉइंट पर है। ये जो यहाँ बाजू में जो चित्र दिखाया है मैंने हाथ से निकाला हुआ, उस जॉइंट पे पूरा प्रेशर है। उसके कारण उसके पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है वो बेंड हो जाती है,
वहाँ पे तकलीफ होती है। तो कई लोगों ने बताया कि मैं एब्स की एक्सरसाइज करता हूँ, पेट की एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे पीठ का दर्द होता है। तो ये इंजीनियरिंग समझना जरूरी है। इसका आसान तरीका है, एक बार आप ये इंजीनियरिंग समझ लो कि क्या है, कहाँ पे कैसे प्रेशर आता है, ये समझ लो तो फिर आसान होता है। तो ये जो पेट का जो एक्सरसाइज है, ये करते हुए आपके पीठ के निचले हिस्से के नीचे एक टॉवेल का फोल्ड करके आपने वहां रखा, एक सपोर्ट आ गया वहां पे, तो पीठ का दर्द नहीं होता है। ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए दिया है कि आप समझो ये, क्योंकि ऐसे सैकड़ों पोजीशंस है जो हम, जिसमें हमको सोचना पड़ेगा कि पीठ के लिए सही क्या है। तो मैं अभी वो दिखाता हूँ। और पेट के लिए, और पेट कम करने के लिए और एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, वो भी बताता हूँ। तो ये है, ये ऐसे है, फिर इसको रोटेट करते हैं। ये कई सारे एक्सरसाइज है, लेकिन आप पूरी सांस छोड़ते हुए ये आपके नाभि स्थल को आपने दबाना है, और ऐसे दबाए रखते हुए ही पूरी सांस भरनी है। छोड़े भरे। ये एकदम आसान लगने वाला एक्सरसाइज है, लेकिन इससे बहुत सारी ऊर्जा बनती है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस जो एनर्जी का सेंटर पॉइंट है अपने शरीर का, जो नाभि के पीछे है, वहाँ पे प्रेशर आता है, और उस प्रेशर के अगेंस्ट आप सांस लेते हो। ये पेट का फैट कम करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो एब्स की एक्सरसाइज करते हुए पीठ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको, सॉरी, तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम्स पीठ के जो होते हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग रिलेटेड होते हैं। हम ऐसे पीछे झुक के कुछ करते हैं और इसलिए उल्टी दिशा में स्पाइन का प्रॉब्लम हुआ, ये ऐसे कभी तो मैंने देखा नहीं है। तो जिनको पीठ की तकलीफ है वो पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन यानी जिसे आप नाक घुटने को लगाते हो ऐसे आगे जाके, ये इस तरह के आसन आप अवॉइड करें शुरू में। और बैकवर्ड बेंडिंग के आसन करें। तो मैं अभी भुजंग आसन बताऊंगा। भुजंग आसन यानी, भुजंग यानी नाग, सर्प। तो आपने, मैं करके ही दिखाता हूँ। ये बहुत उपयुक्त है पीठ की तकलीफों के लिए। पूरी रीढ़ की हड्डी को उल्टी दिशा में मोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पैर और कमर तक का हिस्सा जमीन को ही लगा रहे, वो कमर उठनी नहीं चाहिए। ये हाथ ऐसे दोनों साइड में सपोर्ट के लिए अपने कंधे के बाजू में। तो गर्दन भी ऊपर उठी है। और इसका एक वेरिएशन जो है, वो ऐसे करके आपने, समझो आपने कमर में बेल्ट पहना हो, तो आपने वो बेंड करके अपना बेल्ट देखने की कोशिश करनी है। कितने समय के लिए करना चाहिए? कुछ सेकंदों के लिए, जितना आसानी से आपको कर सकते हो। तो ये पीठ के लिए भी अच्छा है, और ये आ, पेट के लिए, पेट की गति नहीं होती है कभी, कुछ लोगों को बद्धकोष्ठता होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आसान तरीका है, सुबह आप एक गिलास गर्म पानी पियो और उसके बाद में कुछ समय के लिए भुजंगासन करो। भुजंगासन विथ बैकवर्ड बेंडिंग, कि राइट में और लेफ्ट में दोनों दोनों जगह से आप पीछे मुड़ रहे हो, तो इससे अपने आप प्रेशर बनेगा। भुजंगासन, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो आपको तो भुजंगासन करें, फिर थोड़ी देर वॉक करें कुछ सेकंड के लिए, फिर एक बार भुजंगासन करें। ऐसे करके आप अ, आपके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हो। ऐसे और भी कई सारे आसन हैं जो किसी भाग के लिए, जैसे शलभासन है,
ये हम आगे दिखाएंगे। शलभासन में आप सो के सिर्फ एक एक बार उठाते हो, या मैं एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, लेकिन अभी आप सिर्फ भुजंगासन का ही अभ्यास करना। शलभासन में अपने हाथ पैरों के नीचे रखे हैं, उसका सपोर्ट ले सकते हैं पैर को ढकेलने के लिए, और ऐसे, और दोनों पैरों से। तो जिसे लोअर बैक का प्रॉब्लम है उसके लिए शलभासन बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं अभी आपको मत्स्यासन बताता हूँ, ये भी बहुत फायदेमंद है पीठ की तकलीफों के लिए। तो मत्स्यासन तो आइडियली पानी के अंदर किया जाता है, तो उसके फायदे ज़्यादा होते हैं। मैं एक सेकेंड अभी, तो आपने पद्मासन में सोना है और बैलेंस करते हुए आपकी गर्दन ऐसे पीछे लेके, तो ये मैं अभी करके दिखाता हूँ। पद्मासन में पीछे जाना है। आप देखेंगे कि ये होते हुए आपके पीठ के निचला हिस्सा अपने आप उसका कर्व हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है, हमें ऐसे बैठने की आदत होती है। ऐसे करने से मेरी गर्दन ऊपर है, बिल्कुल नाक मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वैसे किए बगैर तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा पानी में जब मत्स्यासन करता हूँ। तो अपने आप पानी में तो बाकी शरीर पूरा पानी के अंदर होता है, सिर्फ इतना पार्ट आपका ऊपर रहता है और आप सांस लेते रह सकते हो। उसको बैलेंस करना जरूरी है। जिसको नहीं आता है वो बिना किसी इंस्ट्रक्टर के इसे कोशिश ना करे पानी में, लेकिन जमीन पर तो बिल्कुल कर सकते हो। तो लोअर बैक के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और नेक के स्पाइनल कॉर्ड की नेक का जो पार्ट है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। फिर बेंडिंग के भी एक्सरसाइज है, जैसे अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन में ऐसे करके पूरा पीछे की ओर आप घूमते हो। इस बार नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि एक बार में कितना कवर कर सकेंगे। इसमें किसी को प्रश्न है? क्योंकि पीठ दर्द से कई लोग पीड़ित होते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड के बाकी प्रॉब्लम्स, नम्बनेस, या ऐसे सेंसेशन जाना किसी पार्ट का, ये कई लोगों को तकलीफ होती है। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर मैं अग्निसार की ओर बढ़ता हूँ। पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अग्निसार मैंने बताया था आपको कि पहले उड्डयन बंद, जो पूरा सांस छोड़ के आपका पेट पूरा पीछे, और फिर इसको ऐसे आगे पुश करना है। अब ये पुश कैसे है? तो हम सिर्फ सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जैसे पुश नहीं, ये पुश एकदम जर्क के साथ पुश होना चाहिए। मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। ये डायरी पेट पे रखता हूँ तो पता चलेगा आपको। तो पेट पे रखी हुई चीज उड़नी चाहिए। इसका एक बार अभ्यास करें ताकि आपको पता चले कि आपके मसल्स यूज करके कैसे बाहरी ओर इसको ढकेलना है। तो अब कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल करने की। पूरी सांस छोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि मैं नीचे झुक के पूरी सांस छोड़ता हूँ, और फिर बाद में मेरे घुटनों पर हाथ रख के वो सपोर्ट लेके फिर मुझे वो पेट को पुश करने में आसानी होगी।
तो आपने पूरी सांस छोड़ी है, उसी अवस्था में आपको करना है, जितना कर सकते हो, 2 4 5 10। नॉर्मली तो 54 टाइम्स तक कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के उतना करना फिर आपको तकलीफ हो सकती है। फिर एक बार कोशिश करें, पूरी सांस छोड़ के नीचे जाना है, हाथ से प्रेशर। ये क्रिया भी वजन घटाने के लिए उपयुक्त है। कपालभाति से भी वजन घट सकता है, इस क्रिया से भी घट सकता है। और जो मैंने बताया कि आप लेट के नाभि के यहाँ प्रेशर देके जो सांस लेना छोड़ना है, तो ये एकदम सुलभ तरीके है जो फैट बर्न कर सकते हैं आपका। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, ये डायबिटीज के लिए अच्छा है अग्निसार। तो जैसे हम उज्जयी की बात करते हैं, शीतली, वो हीट क्रिएट करता है और ये ठंडक पहुंचाता है। हम अग्निसार की बात करेंगे, वायुसार। वायुसार यानी आपकी मुंह को, होठों को ऐसे गोल करके स्ट्रॉ जैसे बनाना है। सो एकदम छोटा एपर्चर होगा, ऐसे करके मुंह से सांस लेनी है। और आखिर में जो सांस लेते हुए आपने वो हवा पीनी है, पेट में जानी चाहिए, आपके फेफड़ों में नहीं। सांस छोड़ें। पेट पर हाथ घुमाएं और आप फिर डकार आएगी, आपका गैस ये होगा। ये कैसे सोडा पीने जैसे एक्सरसाइज है कि जहाँ वहाँ पे क्या है, वो ऐसे भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, तो यही इफेक्ट आता है इसमें। और गैस की तकलीफों के लिए इसका फायदा है, लेकिन अग्निसार के बाद वायुसार करना चाहिए। अब हम 3 बार भ्रामरी करेंगे। 3 बार नहीं, 5 बार ही करते हैं पिछली बार जैसे, क्योंकि आपको अभी तक वो हृदय में आनंद आने का अनुभव शायद अभी तक नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। आपके दोनों कान बंद, स्टेप 1, स्टेप 2, आंख बंद। तो 2 उंगलियां, एक भौं पे, एक उसके ऊपर कपाल पर, एक बिल्कुल आपकी आंखों को बंद करते हुए उसके जस्ट नीचे। सर आगे की ओर झुका हुआ। सांस छोड़िए। मेरा पूरा ध्यान मेरे हृदय की ओर है। हृदय जो 8 दल का कमल है। वो कमल फ्रेश होते हुए मुझे महसूस हो रहा है, जैसे मैं उस पे एनर्जी दे रहा हूँ। और एक बार। मेरे हृदय स्थान पर मुझे एकदम फ्रेश महसूस हो रहा है, मेरा हृदय आनंद से फूले नहीं समा रहा है। आखिरी बार। महसूस करिए उस आनंद को अपने हृदय स्थान पर। गर्दन सीधी।
आंखों के बाजू की उंगलियां बाजू में, और फिर अभी कान के बाजू। आपके अनुभव मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं जब भ्रामरी करता हूँ मेरा पूरा शरीर, हर पेशी, हर सेल एनर्जेटिक महसूस करती है। जब मैं भ्रामरी कर रहा था तब बाकी कोई भी विचार मन में नहीं होता है, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान किसी एक जगह पे है, और आंखें बंद है, कान बंद है, बाकी विचार नहीं है। तो इससे आपकी सोल की, आपके माइंड की बैटरी तो चार्ज होनी ही चाहिए। अब ओंकार करते हैं। शुरू में मैंने एक चित्र दिखाया था, आपने देखा होगा पता नहीं, कुछ लोग जो लेट ज्वाइन किए, मैं उनको फिर एक बार दिखाना चाहूँगा। ये सनराइज का चित्र था। नदी है, नदी के बीचों बीच अ, बिल्कुल नदी का जो बहाव है उसी डायरेक्शन में सामने से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है समझो, और वहाँ पूर्व से सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। ये चित्र ध्यान में रखिए, क्योंकि हम धारणा में इसका यूज करने वाले हैं आखिरी ओंकार के बाद में। दो तीन चित्र है, सूरज कैसे उगता है यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर उठ चुका है। तो ओंकार करते हैं अभी। पर्वतासन, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। छोड़िए सांस। शांत, अंधेरा, दिया, प्रकाश से भरा हुआ मंदिर। विश्व के हर कोने से ओंकार का गुंजन। मेरा लक्ष्य मेरे सामने से बहुत दूर तक मैं लेके जाता हूँ, जहाँ से मुझे अब ये मंदिर सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु दिखता है। पूरा अंधेरे से भरा हुआ समा, जिसमें मुझे सिर्फ एक प्रकाश का बिंदु दिखता है, और ये गंभीर ओंकार की गुंजन। मैं मेरा फोकस पॉइंट, लक्ष्य का बिंदु, धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर ले जाता हूँ। अब मुझे मेरे हाथ के पंजे की साइज की वो प्रतिमा दिख रही है, ये प्रकाशमान है। पद्मासन में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए आकार का मंदिर।
शांत स्वर्णिम प्रकाश। धीरे धीरे मैं उस प्रकाश की ओर मेरी दृष्टि बढ़ती है। जैसे मैं नज़दीक जाता हूँ उसका आकार बढ़ते जाता है। मेरे से आधा हुआ है अभी वो, लगभग मेरे साइज का, और पूरा एग्जैक्टली मेरे साइज का होने तक मैं उस प्रकाश की ओर जाता हूँ। मैं अधिक जानना चाहता हूँ, इसलिए अब तक तो सिर्फ सामने से देखा था, तो मैं मेरी दृष्टि एक सर्कल में उसके राइट साइड में दाईं ओर लेके जाता हूँ और वहां से साइड व्यू देखता हूँ। वही शांत, गंभीर, समाधान युक्त प्रतिमा। मैं मेरी दृष्टि पीछे से होते हुए अपने कोशिश करनी है पूरी मन से ये देखने की कि दैदीप्यमान मंदिर जिसका आकार बिल्कुल मेरे पद्मासन में बैठे हुए आकार जैसे है। मैं बाई ओर दृष्टि लेके जाता हूँ, वहां से भी शांत, गंभीर, आंखें बंद, फोकस पॉइंट मेरा धीरे धीरे मैं बिल्कुल सामने लेके आता हूँ। अभी तो मुझे शांत और गंभीर लग रहा था, लेकिन अब मुझे एक हल्का सा चेहरे पर स्मित हास्य है, ऐसे शायद स्मित हास्य है ऐसे लगता है, लेकिन समाधान और आनंद महसूस होता है। देखिए पूरा दृश्य। मैं मेरे सामने बिल्कुल मेरे प्रतिबिंब जैसे दिखने वाला, लेकिन एक दैदीप्यमान प्रकाशमान मंदिर, और उसका जो गंभीरता है, स्मित है, समाधान, आनंद, शायद मेरा ही प्रतिबिंब है। और विश्व के कोनों में से ओंकार का गुंजन। सांस छोड़िए। आंखें खोलनी नहीं है, आपकी मन की आंखों से देखना है और महसूस करना है। ये जो अवधारणा हम करने वाले हैं, ये कई सेशंस तक चलते रहेगी, और इसमें हम और डिटेल में जाएंगे और फोकस बढ़ते जाएगा। मैं महसूस करता हूँ कि मैं पानी में हूँ, पूरा अंधेरा है, सिर्फ मुझे फील हो रहा है कि मैं पानी में हूँ, महसूस हो रहा है। पानी मेरे लगभग नाक तक, आंखों के नीचे तक, यानी मेरी आंखें पानी के ऊपर है।
वो पानी की लहरें जब थोड़ी सी लहरें चलती है तो मेरे कानों को स्पर्श होता है पानी का। शांत, बिल्कुल हल्का सा बहाव है पानी में, लेकिन लगभग शांत ही है। तो मेरे सामने सूर्योदय होने वाला है। सामने का आकाश कलरफुल, लाल, स्वर्णिम रंग से बादल कलर हो जाते हैं। सूर्य बस अब उगने वाला है। थोड़ा प्रकाश होने के कारण मुझे दिखता है कि मैं बिल्कुल एक बहुत बड़े नदी के बीच में, नदी के बहाव की ओर मेरी दृष्टि है, और बिल्कुल सामने सूरज अब उगने वाला है। नदी के दोनों बाजुओं में पेड़ है। अब सूरज थोड़ा सा दिखने लगता है। उसका प्रतिबिंब भी पानी में मुझे दिख रहा है। पानी इतना शांत है कि स्वच्छ प्रतिमा दिख रही है उसकी। धीरे धीरे सूरज और ऊपर आता है। अब आधा उग चुका है, हाफ सर्कल है, लेकिन प्रतिबिंब के कारण अब पूरा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे पूरा सूरज ऊपर आ चुका है, लेकिन जैसे वो ऊपर आ रहा है पानी की लेवल भी बढ़ रही है, और मैं पूरा का पूरा पानी के अंदर। अब मुझे सूरज, नदी, बाजू के पेड़ कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अपने अंदर के ओंकार के समय जो हम प्रकाश देखते हैं, उस अपने प्रकाशमान मंदिर को देखता हूँ। अब मेरे लिए बाकी कुछ आसपास का कुछ महसूस नहीं होता है। शांत, स्थिर, पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने ओर। पानी की लेवल कम होती है, और मेरी आंखें फिर एक बार पानी के ऊपर हैं। अब स्वच्छ दिख रहा है मुझे सूरज, उसका प्रतिबिंब, आसपास के पेड़, उनका प्रतिबिंब। इस प्रयोग में हम पानी और मन का संबंध जोड़ने वाले हैं। जब मन शांत होता है तो मुझे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है। चीजें जैसी है वैसी प्रतीत होती हैं। सांस छोड़िए।
शांत शांत। अब हमने हमारे अस्तित्व के बारे में हमने कुछ गुण देखे कि जैसे मेरा अस्तित्व है, मैं को महसूस करता हूँ। कुछ भी करते हुए मैंने जब शून्य का ध्यान किया या अनंत का ध्यान किया, वो सब में ये मैं नहीं हूँ ऐसे कहीं पे भी कोई अवस्था नहीं थी। तो ये मैं का अस्तित्व, चेतना, कॉन्शियसनेस, ये गुण हमने देखा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन साइंस तो नहीं मानता है कॉन्शियसनेस को, साइंस ने कहाँ पे कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया है, ये साइंटिफिक नहीं है। ये तो बहुत फैशनेबल चीज़ है कि साइंटिफिक है नहीं है बोलना। तो कई सारी चीज़ें ऐसे आज भी साइंस में हैं जिन्हें एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, एक कल्पना है जिसे एक्सेप्ट किया है, जैसे कि पृथ्वी कैसे तैयार हुई होगी। तो दो थियरी कि एक सूर्य का एक भाग, कुछ भाग निकल चुके, जैसे वो घूम रहा था अपनी सेंटर के अराउंड, और वो फोर्स के कारण कुछ चीज़ें निकल चुकी और उसके ग्रह बन गए। दूसरी एक थियरी है कि दो स्टार नज़दीक से, एक स्टार, एक तारा सूर्य के नज़दीक से गया, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खींचा गया कुछ भाग, और इसलिए ये सब ग्रह बने। और ये दोनों का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन दोनों लॉजिकली ठीक लगते हैं। लॉजिकली ठीक लगने वाला कोई भी जैसे एक थियरी होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ऐसी कई भी सारी चीज़ें हैं जो साइंस में, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट, प्रकाश, प्रकाश ये वेव है या एनर्जी के पीसेस है या और कुछ है, इसका स्पष्ट रूप से अभी तक उत्तर नहीं मिला है। जैसे पोलराइजेशन करते हुए एक थियरी यूज करते हैं, और जब लाइट का इंटरफेरेंस होता है, जैसे दो लाइट के स्रोत है, वो आने के बाद वेव जैसे जो बिहेवियर दिखता है वो सामने की प्रतिमा पे, वहाँ वेव की थियरी यूज करते हैं। ये तो नहीं हो सकता है कि लाइट सोचता है कि प्रकाश सोचता है कि अरे ये लोग ये इंटरफेरेंस का प्रयोग कर रहे हैं, अब मैं वेव बन जाता हूँ, और अब ये प्रयोग कर रहे हैं, अब मैं एनर्जी के कॉर्पस को बोलते हैं, क्या उसके, एनर्जी के टुकड़े बनता हूँ मैं। तो ये तो नहीं हो सकता है। तो थियरी कुछ अलग है, ये तो कंटिन्यूअस इवॉल्व होने वाली चीज़ है साइंस। और साइंस और साइंटिफिक थिंकिंग का हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन साइंस ने कहीं ये भी नहीं कहा है कि ऐसे और एक टाइप का मटेरियल नहीं है जो कॉन्शियसनेस करके है। कई साइंटिस्ट के उसके बारे में कुछ विचार है, और कुछ लोगों को शायद वो ठीक भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे साइंस में वो बैठता नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। अब इसके लिए अभी हम साइंटिफिक थिंकिंग से इसी थियरी को और पक्का करने के लिए, क्योंकि आप बोलोगे कि पिछली बार भी तो आपने लिया, आपने बताया कि वो अ, कोई भी चीज़ ऐसे अपने आप बनती नहीं है, नष्ट नहीं होती है, तो ये कहाँ गया? ये आपने उदाहरण दिया ही था, लेकिन वो जितना पक्का बैठे उसके लिए और एक साइंटिफिक थिंकिंग का एक प्रयोग करते हैं। पहले बोलते हैं, डिफाइन करते हैं, हम व्याख्या करते हैं कि साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच क्या है। तो वैज्ञानिक सोच है कि कोई भी चीज़ आग बंद करके मान नहीं लेना। जैसे अरे वो ईश्वर है, वो तुम्हारा सब भला करेगा, मैं आग बंद करके नहीं, मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, मुझे दिखाओ कि कैसे, कहीं दिखता है क्या मुझे, मैं सवाल करूँगा। तो बिल्कुल सही है कि मैंने वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। हर चीज़ का क्या, क्यों, कैसे, ये मैंने पूछना चाहिए। जैसे न्यूटन को फल गिरते हुए प्रश्न आया कि अरे ये नीचे क्यों गिरा, हवा में क्यों नहीं रहा या ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहां से गुरुत्वाकर्षण की पूरी थ्योरी उसको उसने बना दी। तो अब एक केस लेते हैं कि कोई आदमी बस में बैठा था, दाएं साइड में बैठा था बस के, सामने से कोई ट्रक आ रही थी, उनका क्रैश हो गया,
और उसमें उसकी मौत हो गई। तो बिल्कुल हम साइंस वैज्ञानिक सोच से देखते हैं कि सामने से गाड़ी आई, ड्राइवर का कंट्रोल गया, तो एक कोलिजन हुआ। कोलिजन में यहाँ का मेटल, उसकी इतनी इतनी कैपेसिटी थी, तो वो टूट गया। वो टूट गया, वो आदमी के छाती में उसके कुछ पीसेस गए। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिससे उसका हार्ट स्टॉप हो गया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो बिल्कुल, हार्ट, हृदय बंद होने से मौत होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तक मेरा वैज्ञानिक, मेरी सोच यहाँ तक ख़त्म हो जाती है क्या, या इसके भी आगे मुझे सोचना पड़ेगा? मेरा सवाल यह है कि वो आदमी उसी ही सीट पर क्यों बैठा था, क्योंकि बाकी दूसरे साइड में बैठे हुए लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि उसे पूरा चॉइस था, और ऐसे नहीं कि वो हर बार दाई बाजू में ही बैठता है, कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ सकता है। उतना ही नहीं, जब वो स्टॉप से निकला था, स्टॉप पे 4 बसें खड़ी थी, चारों बिल्कुल उसी जगह पे जाने वाली थी। कौन सी पहले जाने वाली है उसे पता नहीं था, सब लोग भाग के किसी भी बस में चढ़ रहे थे। वो आदमी उसी ही बस में क्यों बैठा, और उसी साइड में क्यों बैठा कि जहाँ पे फिर वो कोलिजन होना था और उसका उसकी मौत होनी थी? तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो रैंडम है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे भी बैठ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व में ऐसी कोई भी चीज़ है जो रैंडम नहीं होती है। हर जगह पे कॉज एंड इफेक्ट होता है, कि कोई दो चीज़ें टकराती है, उससे कुछ होता है। हम प्रोबेबिलिटी कब यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कब यूज़ करते हैं, कि जब मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हो सकता है। यानी किसी भी डिब्बे में समझो 2 बॉल है और वो एक दूसरे पर टकरा रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन तो मैं बिल्कुल गणित के साथ कर सकता हूँ। अब 2 के जगह पे 2 लाख छोटे छोटे बिंदु है या बॉल है, जैसे मॉलिक्यूल्स जैसे, और वो एक दूसरे को टकरा रहे हैं, ये पूरा कैलकुलेशन करना मेरी समझ के बाहर है। वहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिक्स की थियरी यूज़ करता हूँ। लेकिन उसमें कोई भी 2 इंडिविजुअल को आप दो, तो पूरा गणित के साथ बिल्कुल जहाँ से निकले और आखिर तक उसका पूरा का पूरा रास्ता तय है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि जो ऐसे ही हो जाती है, हर एक का कोई कारण होता है। अब कारण कहाँ होगा उसका? कारण भविष्य में हो सकता है क्या? मैं ऐसे कहता हूँ क्या कि ये जमीन भीग भीग गई, या मैं भीग गया इसलिए बारिश आई है, या मैं बोलूँगा कि बारिश आई इसलिए मैं भीग गया। तो जो जो कारण है वो पहले होता है और कार्य उसके बाद में होता है, ये क्रम तो हमको पता है। तो पहले कुछ कारण हुआ रहेगा जिसके कारण फिर, तो हर चीज़ में उसके पीछे कोई कारण होता है। यानी यहाँ अगर 2 गेंदें टकरा रही है, तो वो वहां से निकली है उसके पहले, और दोनों की दिशा ऐसी थी कि वो टकराने वाले थे, ये उसके पहले हुआ ही होगा। वो वहां से निकली क्योंकि वहां से किसी ने उनको फेंका, उसी समय पे फेंका, ये भी हो सकता है। तो ऐसे आप पीछे जाते हो तो हर एक के पीछे उसका कॉज होगा। अब दूसरी कहानी लेते हैं, जैसे हमने लिया कि वो बस में, उसी बस में क्यों बैठा, वहीं पे क्यों हुआ, वैसे तो कोई ना कोई कारण होगा और पीछे कारण होगा। अब मैं एक दूसरी केस लेता हूँ जहाँ पे एक महिला जो, जिससे बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। क्यों? क्योंकि तो जीव तो था, पहले पहले स्कैन में वगैरह था, लेकिन कैसे उनकी जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं इसे, जो दैट इम्बिलिकल कॉर्ड, उसके गले के अराउंड अटकी, और उसमें, और डॉक्टर्स उसे सॉल्व नहीं कर पाए और उसके लिए उसमें उसकी मौत हो गई। तो प्रॉब्लम कहाँ था? तो प्रॉब्लम वूम्ब में, यानी क्या कहते हैं उसे, गर्भ। गर्भ, हाँ। तो गर्भ में प्रॉब्लम था, ऐसे डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ उसके गर्भ में दोष था। बिल्कुल उस गर्भ में दोष था, इसलिए उसकी मौत हो गई, ये मैं मानता हूँ। मेरा वही सवाल है कि वही जीव उस गर्भ में क्यों आया, किसी हट्टे कट्टे अच्छे गर्भ में क्यों नहीं गया? तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए, और कारण कब होगा? तो कारण पीछे होगा। पीछे यानी जन्म के पीछे। तो जन्म के पीछे कारण होगा का मतलब जन्म के पीछे एग्जिस्टेंस था। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी साइंटिफिक सोच है, और साइंटिफिक सोच से मुझे मुझे लगता है कि इस जन्म के पहले उस जीव का अस्तित्व था। इस जन्म के पहले अस्तित्व था का मतलब उसका पुनर्जन्म हुआ है।
अब इस पे मैं आप प्रश्न पूछ सकते हो। मुझे जो कहना था साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, कि हर चीज़ का क्या क्यों कैसे सोचना है। तो हमने सिर्फ एक बाजू से सोचा साइंस पहले, कि उसका हृदय रुक गया और इसलिए वो मर गया। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि वही वहाँ पे क्यों था, तो जब वो कारण सोचते हैं तो मुझे पीछे 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 जाते हुए मुझे पुनर्जन्म का प्रूफ मिल जाता है। अब सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करे, सवाल पूछने के बाद में डिस्कशन होने के बाद फिर अपने आप को म्यूट करे। सर, हाँ बोलिए। तो ये जो पहले अपना मानना है कि वो पहले उसका कुछ तो अस्तित्व था, हाँ तो जी। वो किस अवस्था में था? हाँ, वो अलग अलग, जैसे मैंने बताया उस पर हम आएंगे बाद में, कि कोई भी अवस्था हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना कि ये सिम पहले कौन से मोबाइल में थी मुझे अभी पता नहीं, लेकिन पहले एकदम डम मोबाइल, जो एकदम सादा मोबाइल था, या वो वॉच में हो सकती है। तो वो नंबर पहले कहाँ था, वो कई सारी चीज़ें, जिससे अब फिर उसका एक पूरी अलग थियरी है उसमें। और वो थियरी शायद हम इस कोर्स का पार्ट नहीं करेंगे, जो जिसे कर्म कर्म थियरी कहते हैं। कर्म थियरी का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के भी पास प्रूफ नहीं है। वो एक हाइपोथेसिस है जो लॉजिकल लगता है, तो इसलिए उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, और वो थोड़ा सा रिलीजन की ओर जाता है। लेकिन वो किसी भी अवस्था में वो जीव था, जिसे कॉन्शियसनेस था, जिसे ज्ञान था। भले चींटी हो, उसे उसे पूरा लॉजिक नहीं होगा जिससे अपने पास होता है, लेकिन उससे भी स्पर्श होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी दर्द होता है। तो ये आनंद, दुख का अनुभव, ज्ञान का अनुभव और अस्तित्व, स्व का अस्तित्व, ये किसी भी जीव में होते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या और कोई भी। कुछ ग्रंथों में ऐसे लिखा गया है कि ये जो प्लैनेट्स है, उनके साथ भी कोई जीव जुड़ा हो सकता है। तो वो तो सर, ऐसा होता है कि एक जीव से या मतलब एक शरीर से जीव निकला, तुरंत हम्म दूसरे शरीर में वो एंट्री ले लेता है, या देर इज सम गैप इन बिटवीन, ऐसा कुछ? एक पूरी थियरी है वो, लेकिन ज़्यादा करके जैसे कोई भी चीज़ जब बदलती है, जैसे मैं कहता हूँ कि अ, आम है, तो कच्चा आम है, कच्चे से पक्का हो गया। तो बीच में कहीं ना कोई अवस्था तो है ही। ऐसे जीरो अवस्था कुछ नहीं होती है, वो किसी न किसी अवस्था में तो चला जाएगा। तो ज़्यादा करके ऐसे होता है कि एक जीव दूसरे दूसरे हार्डवेयर से जुड़ जाता है। अब मोबाइल का जब एग्जांपल लेते हैं, कि ऐसे कभी कभी होता है कि पूरे एक दिन के लिए मैं रुका रहा, और फिर बाद में मैंने दूसरा फ़ोन एक्टिवेट किया, तो ऐसी गैप हो सकती है कुछ केसेस में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पूरा पूरा एक अलग साइंस है, अलग थियरी है, और अभी हम उतने डेप्थ तक नहीं गए हैं। लेकिन ये जितने ज़्यादा उदाहरण देंगे, जितना मैं उसके लिए लॉजिक दूंगा, जितना आपके मन में पक्का होगा, उतना आपको सुखी होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए ये पूरा प्रयास है। हमें समय मिला, या जब एडवांस कोर्स करेंगे तब हम डेथ कैसे मैनेज करते हैं, और वो कैसे सुख और शांति से की जाती है, अपनी या अपने किसी प्रियजनों की जब हो रही है, तो जो जो उसे भी, मरने वाले को भी और अपने को भी जो तकलीफ होती है, उसमें कैसे सबसे बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, ये हम एडवांस कोर्स में इसको कवर करेंगे। लेकिन ये बेसिक तो पता होना चाहिए कि ये अस्तित्व चलते रहा है, और शून्य से कुछ नहीं तैयार हुआ, और शून्य में कुछ जाने वाला नहीं है। तो जैसे हर वस्तु का है, वैसे उसी तरीके से इस कॉन्शियसनेस का, इस जीव का, इस चेतना का भी रूपांतरण होगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा। सर, एक प्रश्न इसको पद्मासन के रिलेटेड है हाँ बोलूँ। कि जब हम पद्मासन करते हैं तो कोई भी पैर पहले और दूसरा पैर बाद में ऐसा कर हाँ सकते हैं, चलेगा, या क्योंकि हर एक का चलेगा? कंफर्ट अलग होता है। मैं करता हूँ तो लेफ्ट पहले और राइट बाद में करता हूँ, लेकिन कोई भी पहले कर सकते हो। मेरा उल्टा है सर, मैं हाँ राइट हाँ हाँ पहले लेता हाँ, हूँ, मुझे पता है लेफ्ट ना कि बाद वो हर एक का अलग होता है, में। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी। तो ओके सर, थैंक यू।
और पीठ के एक्सरसाइजेस और पीठ का सबको पता चला गया कि कैसे सोचना है। जैसे मैंने वो बताया कि पेट के एक्सरसाइज के लिए पैर ऊपर उठाते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे कैसे प्रेशर आता है, वो चित्र दिखाया था। तो वो सब समझ में आया, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे हाथ से पिक्चर निकाल के किया है, और मुझे वो सामने वाले को समझ रहा है या नहीं इसका फीडबैक नहीं है मेरे पास। नहीं, क्लियर है, पिक्चर तो क्लियर है। हाँ, तो उसी तरह से हर एक एक्शन में आपको पता चलेगा कि अ, रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा करके सीधा रखना, उसमें कैपेसिटी दी है आपको हर साइड में, ऐसे साइड में बेंड होने की, पूरा ट्विस्ट होने की, लेकिन आप पूरी टाइम में ट्विस्ट ही करके रखो उसको, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ होगा। तो हमने भुजंगासन किया। भुजंगासन में जो दो वेरिएशंस है वो पता चले कि आप भुजंगासन करते हुए आपकी कमर नीचे से नहीं उठनी चाहिए, और भुजंगासन करते हुए, और ये मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम लोग। जहाँ नया मेरा कुछ रिसर्च है मैं वहाँ पे ज़्यादा डिटेल बताता हूँ। ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा भुजंगासन का। और भुजंगासन विथ ट्विस्ट, कि आपकी बेल्ट के सेंटर तक आपको दिखने की कोशिश करनी है दोनों साइड में। और ये प्रयोग करके देखिए, जिन्हें बद्धकोष्ठता का प्रॉब्लम है, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो गर्म पानी पी के उसके तुरंत बाद भुजंगासन करें सुबह। हेलो हाँ जी। सर, एक प्रश्न पूछना था हाँ। कि हम अग्निसार करने के लिए जो बैठते हैं हम्म। वो हम वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं? वज्रासन में भी कर सकते हैं। पद्मासन में ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप फिर पद सपोर्ट कहाँ से लोगे। पद्मासन या सिंपल सुखासन में भी तो ये जो अच्छा, सपोर्ट लिया है कि जिससे मैं पेट पीछे खींच सकता हूँ और फिर आगे फेंक सकता हूँ, तो ये सपोर्ट है। तो ये खड़े होके भी किया जा सकता है इस अवस्था में, ऐसे ऐसे करके, ऐसे झुक के। ओके। लेकिन वो उतना आसान नहीं है। वो तब करते हैं कि फिर उसके बाद में नवली क्रिया जब करनी है तब। हम्म, तो ये नवली के लिए आपको आपकी तैयारी होती है कि आप उड्डयन बंद करते हो। उड्डयन बंद यानी सांस छोड़ के पूरा पेट, पूरी नाभि आपकी एकदम पीछे लेनी है, और वो लेके फोर्स के साथ। तो वो एक आप प्रयोग करें कि कोई चीज़, पेन, पेंसिल या कोई ऐसी चीज़ पेट पे रख के देखिए कि उसको आप फेंक पा रहे हो। उस तरीके का झटका देना है आपको। नहीं तो ऐसे सांस ले रहे छोड़ रहे ऐसे, ये इसे अग्निसार नहीं कहते। अग्निसार के लिए वो जोर से आपको उसको, आपके मसल को ट्रेन करना पड़ेगा पेट के। और सिर्फ मसल ट्रेन नहीं होंगे, वो करते करते अंदर की वाइटल ऑर्गन्स को भी एक्सरसाइज होगा, और उसके कई सारे फायदे होंगे। ओके, थैंक यू। तो और कोई सवाल नहीं है तो फिर एनी अदर क्वेश्चंस? ये ओंकार के वेरिएशंस आप आगे के हफ्ते में ट्राई कर सकते हो। ओम, ये हायर पिच में हुआ। ओम, ये लोअर पिच में हुआ। कोई पिच का कोई कौन से सुर में होना चाहिए इसका कोई बंधन नहीं है। आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो, आपके अनुभव बता सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।